ओके, तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट किया बेटा हमने। डाइजेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डाइजेशन इज अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट। ओके, हाइड्रोलिटिक, तो हाइड्रोलिटिक, तो हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है एक्वा, इट मींस वाटर। ओके, जो लाइटिक है ये लाइसिस वर्ड से आया है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ओके, मतलब दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच water molecule is required for the breakdown process or water itself will break. ओके, तो या तो वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा ब्रेकडाउन में। ओके, तो वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर के फिर वो फर्दर ब्रेकडाउन करेगा, रिएक्शन करेगा। इसीलिए हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इवन कुछ भी खाने के पहले हमारी बॉडी में वाटर होना चाहिए। ओके, तो हमारी बॉडी ही 60 to 70% बॉडी का वेट ही जो है वो वाटर से बना हुआ है, और इसलिए हमें वाटर की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, तो खाने के आधे घंटे पहले हमारे पास में पानी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कि वहां पर वो यूज हो सके इस प्रोसेस में, ब्रेकडाउन में। खाने के साथ साथ कम यूज करना चाहिए वाटर को, क्योंकि जो पहला फूड जो जाता है स्टमक के पास, स्टमक में एसिडिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है HCl, और वो एसिडिक कंडीशन में ही अच्छे वर्क करता है। अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे खाते समय तो फिर उसके वहां पर pH 7 वाला, न्यूट्रल वाला जाएगा साथ में सॉल्यूशन उसमें, तो वहां पर उसको एसिडिक इन्वायरमेंट कम मिलेगा, ठीक है, और HCl फिर कम एक्ट कर सकता है, और उसमें थोड़ा प्रोटीन का डाइजेशन लेट हो सकता है, या प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो सकता। देयरफॉर हमें वाटर खाने के आधे घंटे पहले पी लेना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर, जब ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है, तब खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा वाटर ले सकते हैं। तो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा और वो फिर फूड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस इसलिए इसको भी कहा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वाटर का ब्रेकडाउन करके फूड के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आल्सो इन्वॉल्व। ओके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, हाँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब सच टाइप ऑफ एंजाइम जो बहुत ही कम पीएच पर, वेरी एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं, और वाटर का ब्रेकडाउन करके वहां पर किसी भी बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ओके, लिविंग के कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। बायोमोलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, और हम जब फूड खाते हैं तो उसमें भी इन्हीं चीजों का डाइजेशन करते हैं। ओके, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, तो डाइजेशन इज अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस इन विच, अब हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे फूड के कंपोनेंट की, इन विच complex large organic सब्सटेंस, organic substances or materials, substances, ठीक है। तो complex large organic substances are broken down, are broken down into simpler small organic or inorganic substances, organic or inorganic substances, substances नहीं दिख रहा होगा है ना,
सर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? सब्सटेंसेस, उसके बाद में मैंने कॉमा लगाया है, सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। वेरी हाईली एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं। ओके, ये डेफिनेशन है डाइजेशन की। अब इसमें हाइड्रोलिटिक प्रोसेस आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वाला हम पॉइंट लेते हैं, इन विच कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। ये कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है क्या? तो जो हम फूड इंटेक करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाता है या फूड किसी पर डिपेंडेंट रह करके उससे फूड लेता है, तो वो जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, इस तरह के सब्सटेंसेस आते हैं। ओके, तो फूड इन कंपोनेंट से बनता है। तो कोई भी फूड आप खाओगे तो इनमें से वन और मोर देन वन टाइप के आपको उसमें कंपोनेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड खा रहे हैं, ओके, तो एज अ फूड आप वहां पर ब्रेड खा रहे हैं, समझ। तो ब्रेड व्हीट से बना है, व्हीट फ्लोर से बना है, ओके, और व्हीट में व्हीट की सीड जिससे व्हीट फ्लोर बना था, उस व्हीट में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है, स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ओके, और कुछ मिनरल्स है, और रेयरली वहां पर कुछ विटामिन है, ओके, विटामिन इन ट्रेसेस, ओके। ये बहुत कम कम अमाउंट में है। कार्बोहाइड्रेट उसके पास, प्रोटीन है, फैट भी बहुत कम है, और न्यूक्लिक एसिड भी उसका जो है वहां पर कम है। तो ये सब्सटेंस उसके पास में, तो वन और मोर देन वन टाइप के उसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ओके, ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को इंटेक करने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, तो फूड मतलब न्यूट्रिशन जो हमें वहां पर नर्चर करेगा। क्लियर है बेटा? तो ऐसे अगर कोई ब्रेड खा रहा है उसके पास में ये आ जाएंगे। क्लियर? तो कोई भी फूड हो उसमें वन और मोर देन वन टाइप के न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आते हैं। तो हम न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको लिखाऊंगा पूरा। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया कि अगर आपने ब्रेड खाया तो इतना तो कम से कम आपके पास में आएगा। ओके, तो इसमें जो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रोकन डाउन होंगे। अब आपको याद रखना है कि मिनरल्स और विटामिन इनका डाइजेशन नहीं होता। ओके, डाइजेशन ओनली फॉर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स का होगा। मैं आपको आगे भी फर्दर बताऊंगा। तो मिनरल्स और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीजन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हमने समझ लिया कि कोई भी फूड अगर हम खा रहे हैं मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ओके, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड लाइक। तो आप कोई भी फूड खाओ आपको वो मिलेगा ही, वन और मोर देन टाइप के न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस मिलेंगे। वो है लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उनको इस प्रोसेस में, डाइजेशन की प्रोसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है उनका, और ब्रेक डाउन करके क्या ऑब्टेन किया जाता है? सिंपलर स्मॉल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो अमीनो एसिड्स मिलेंगे, अमीनो एसिड अगेन ऑर्गेनिक है। स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ है। ओके, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक है। लेकिन फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनको अगर ब्रेक करेंगे तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे, या फिर ग्लूकोज को फर्दर अगर वहां पर ब्रेक करेंगे तो CO2 H2O मिलेंगे। ओके, ऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिल सकते हैं। और ये सब प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से। देयरफॉर जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं, स्टमक में डाइजेशन, किसी का माइक ऑन है बेटा? प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो स्टमक में डाइजेशन, इंटेस्टाइन में डाइजेशन, ओके,
तो तब हम एंजाइम्स को भी पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यशस्वी ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? हेलो सर। बाकी अदर स्टूडेंट भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यशस्वी है या नहीं क्लास में? एडमिट तो किया था। स्क्रीनशॉट हो गया क्या बेटा? ओके गुड। किसी को कोई डाउट है? तो अब नेक्स्ट पार्ट है कि डाइजेशन, और डाइजेशन से रिलेटेड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इट मींस intake of nutrient by any organism is termed as nutrition. तो न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे हम। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये कार्बोहाइड्रेट है। ओके, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आगे ये जो चैप्टर है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, मतलब ह्यूमन बीइंग के फंक्शनिंग का, ह्यूमन सिस्टम्स का। ओके, और हम ह्यूमन सिस्टम को ही डिफाइन करेंगे फिर आगे। तो क्या कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते? तो कुछ ऐसे वैक्सीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे सुबेरिन वगैरह, ठीक है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉपर जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूसरे एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ओके, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि जो दूसरे एनिमल्स डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो है सेलुलोज। कल क्वेश्चन पूछा था ना शायद। सेलुलोज is the carbohydrate, is a type of carbohydrate which cannot be digested by human. The human being cannot digest cellulose. Okay, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन्स, देन फैट्स और लिपिड्स, नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो लेटर में लिख रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स को, ये न्यूट्रिएंट तो है लेकिन उनका डाइजेशन नहीं होता, एज सच अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं करेंगे और अब्सॉर्ब भी नहीं करेंगे। ओके,
सेलुलोज का हमारी बॉडी में डाइजेशन भी नहीं होता और इतना हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, बड़ा रहता है कि उसको ऑब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। जबकि मिनरल्स एंड विटामिन्स कुछ लोग विटामिन्स बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट असेंट यूज कर सकते हैं। सर तो मिनरल, यस बेटा, सर ये सेल्यूलोज कौन से का मतलब फूड में मतलब प्रेजेंट होता है? देखो बेटा, हम आगे पढ़ेंगे प्लांट के बारे में और हम कहेंगे कि ईच एंड एवरी प्लांट सेल एक्सेप्ट प्लांट गैमेट्स possess सेल वॉल। तो प्लांट की लगभग सभी पार्ट्स में जो सेल्स होती है, ठीक है, गैमेट को, मेल फीमेल गैमेट को छोड़ करके बाकी सभी में सेल वॉल मिलती है। ओके, उनकी सभी सेल्स में, ठीक है। मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट आप खाओ, फ्रूट खाओ, लीफ खाओ, तो जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, जैसे सीड खाओ, वीट भी, ठीक है, तो हर एक पार्ट में वो, अगर फ्रूट ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है, सीड ऑर्गन है, तो ये जब अगर ऑर्गन है तो इनके पार्ट को अगर आप जब खा रहे हो तो ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यू होते हैं और टिश्यूज बहुत सारी सेल्स का बना होता है। ओके, तो सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस वाली सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। ओके, आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, 9th में आपको बस इतना पढ़ाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, ताकि आप बस केवल पहले उतना समझ लो, ठीक है। बट आप हायर स्टैंडर्ड में हो, आप 11th में हो, तो आपको वहां पर प्रॉपर पढ़ाया जाता है कि उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्या है ग्रुप ऑफ सेल? क्या कोई भी सेल्स का ग्रुपिंग हो जाए तो वो टिश्यू कहलाएगा? नहीं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, मतलब उनका ओरिजिन भी एक ही जगह से होना चाहिए, सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए, एज वेल एज उनका फंक्शन भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टिश्यू की सेल्स, फर्स्ट एक सेल है ए, एक टिश्यू की ए सेल है, तो वो कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बी सेल टिश्यू की कोई अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं होता। एक टिश्यू की सभी सेल्स होमोजेनस होती है, सेम कंपोनेंट वाली, सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाली। ओके, इसलिए आपको पूरा बोलना है वहां पर। द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। ओके, तो वहां पर सो मेनी सेल्स है, मतलब वहां पर फिर आप फ्रूट खाओ, सीड खाओ, है ना, बहुत सारे इसकी हम सीड यूज करते हैं, राइस, व्हीट, ओके, इवन जितनी भी पल्सेस है सब में हम सीड यूज करते हैं फूड के लिए, तो वो भी बहुत सारी सेल से बनी है। और प्लांट की सेल्स में सेल वॉल होती है कवरिंग, और सेल वॉल में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है सेलुलोज। इसलिए प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट आप खाओगे तो आपके पास में सेलुलोज आएगा। ओके, और वो सेलुलोज हमारे पास में आता है, हमारे जो एंसेस्टर थे वो डाइजेस्ट कर सकते थे। ओके, मैमल्स में हमारे जो पहले एंसेस्टर थे वो डाइजेस्ट कर सकते थे। आज भी कुछ मैमल्स में सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला स्पेशल एंजाइम सेलुलेज ये मिलता है, जो हमने एब्सेंट है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए सेलुलेज, ये हमें नहीं बनता, ठीक है। ये पहले हमारे पास में मतलब हमारे एंसेस्टर्स में बनता था, ठीक है। तब वहां पर हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स नाम सुना है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पूरा नाम है, सुना है या नहीं सुना अपेंडिक्स नाम? सुना है सर। यस सर। तो जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हम बनाते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हमारे सीकम वाला जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, उसका टर्मिनल पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, वहां पर नैरोली वहां पर उसके साथ में अटैच होता है। तो ये हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अब वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो पहले कभी फंक्शनल थे लेकिन आज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बट नॉन फंक्शनल है। ओके, हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल थे बट हमारे पास में प्रेजेंट है बट नॉन फंक्शनल है, इसलिए वो या तो उनका साइज शेप रिड्यूस हो चुका है, वो
और वो नॉन फंक्शनल बन चुके हैं। तो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ओके, ये भी नॉन फंक्शनल हो चुका है, वेस्टिजियल है, हम ऐसा बोलते हैं। ओके, तो पहले क्या था, ये फंक्शनल था, मतलब अभी 200-400-500 साल की बात नहीं कर रहे हम। ओके, हमारे जो एंसेस्टर थे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर, उनकी बात कर रहे हैं। ओके, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेट नहीं थे, मंकीज और उनसे आगे के पहले के एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो उनके पास में अभी भी कुछ एनिमल्स है, मैमल्स है, जिनमें अभी भी, जैसे रैबिट में, ओके, इवन काऊ, बफेलो, इनमें, तो उनमें वहां पर क्या मिलता है, यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ प्रोटिस्ट मिलते हैं, ट्राइकोनिम्फॉन, ट्राइकोडेंड्रॉन लाइक कुछ प्रोटिस्ट मिलते हैं। वो प्रोटिस्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं यहाँ पर, और वो सेलुलेज देते हैं और बदले में फूड एंड शेल्टर देता है, वहां पर यहाँ पर उनको मिलता है। ओके, उस एनिमल की बॉडी में। क्लियर? लेकिन हमारे पास में इतना, क्योंकि सेलुलोज भी ग्लूकोज से अब बनता है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो हमारे पास में आजकल इतना ग्लूकोज आ जाता है, इतनी शुगर आ जाती है, मतलब ब्लड शुगर, मतलब ग्लूकोज कल पढ़ाया था आपको, तो इतना ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहले ही आ जाता है आजकल, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स बनते बनते, कि हम जितना ग्लूकोज आता है जरूरी नहीं कि हम उतना यूटिलाइज करें, और अगर यूटिलाइज करें तो हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं फूड और आसानी से ग्लूकोज ले सकते हैं, ग्लूकोज वाले प्रोडक्ट खा सकते हैं, शुगर वाले प्रोडक्ट खा सकते हैं। ओके, इवन आपने देखा होगा कि आजकल इतना ग्लूकोज हो जाता है हमारी बॉडी में कि हम इवन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इवन डायबिटीज के केसेस हो सकते हैं। ओके, तो अगर ये सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करते तो और ग्लूकोज आ जाता है और फिर वो और हार्मफुल होता हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये इवोल्यूशन में हटा दिया गया है। इससे रिलेटेड केस भी हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में और फर्दर पढ़ेंगे। इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये हमारे फूड में आएगा, लेकिन आया भी तो ये एज सच रिमेन अनडाइजेस्टेड रह जाएगा और फीकल मटेरियल के साथ में निकल जाएगा। ओके, तो बॉडी से ये वहां से रिलीज आउट कर दिया जाएगा, ओके, एनएस के थ्रू फीकल मटेरियल में। तो इसको कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस इतना ध्यान रखना है कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में हम पूरे रीजन के साथ में पढ़ेंगे। जिसका डाउट था क्लियर हुआ बेटा कि प्लांट के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में मिलेगा, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल और सेल का कवरिंग होता है सेल वॉल, तो प्लांट की सेल वॉल में मेनली सेलुलोज होता है। और प्लांट का कोई भी पार्ट बिना सेल के तो बनेगा नहीं। इज इट क्लियर नाउ बेटा? यस सर। ओके, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, मैंने यहाँ पर मिनरल्स एंड विटामिन को लिखा है कि ये मिनरल्स एंड विटामिन को रेड में लिखा। इसका रीजन ये है कि ये इनको डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डाइजेशन किसका होता है? इस फर्स्ट 4 न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है। ओके, तो डाइजेशन में इन 4 का डाइजेशन होगा, फिर इनको डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा, और जो डाइजेशन होकर के रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्टिंग जो सिंपलर मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो फिर वो अब्सॉर्बेबल हो जाते हैं। आफ्टर डाइजेशन ये अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं, अगर इनका डाइजेशन नहीं हुआ तो ये अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो फॉर अब्सॉर्प्शन डाइजेशन होता है, इसलिए पहले डाइजेशन होता है देन अब्सॉर्प्शन होता है। ओके, तो अब्सॉर्बेबल टाइप में ब्रेक डाउन होता है, मतलब डाइजेशन में। डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिनमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, दैट इज अब्सॉर्बेबल फॉर्म में किया जाएगा। ये ऑलरेडी अब्सॉर्बेबल फॉर्म है। तो इनको डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं। Therefore, no digestion take place. डाइजेशन की प्रोसेस मिनरल विटामिन के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डाइजेशन उसका करते हैं जो हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो मिनरल्स जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं,
लेकिन अगर मिनरल इस फॉर्म में हुआ, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है मतलब, तो उसमें क्या होगा, बस आयनाइजेशन कर देंगे उसका सोडियम, ठीक है, उसका केवल आयनाइजेशन कर देंगे, मतलब उसको ब्रेक कर देंगे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में, और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, आसानी से अब्सॉर्ब हो जाती है। तो बस ऐसे जो सॉल्ट रहेंगे या कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे मिनरल्स के, उनको बस आयनाइज किया जाएगा और वो आयनाइज वाले पार्ट फिर आसानी से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो इनका डाइजेशन नहीं करना पड़ रहा है, इनका आयनाइजेशन करना पड़ रहा है, जो आसानी से H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाला जो पार्ट है, मतलब वाटर के हाइड्रोलिसिस से, वो आसानी से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। विटामिन, तो हम पढ़ेंगे कि दो तरह के विटामिन हम पढ़ेंगे, वाटर अब्सॉर्बेबल एंड फैट अब्सॉर्बेबल, मतलब वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर के साथ में अब्सॉर्ब होते हैं, ओके, इसलिए उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। तो बस बी और सी आपने लिया और पानी है अवेलेबल बॉडी के पास, तो पानी के साथ में अब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है, तो फैट वहां पर आना चाहिए। ठीक है, तो फैट अगर अवेलेबल होगा तो ये विटामिन आसानी से अब्सॉर्ब हो जाएंगे फैट के साथ में। फैट जब ब्रेक होगा तो उसके साथ में वो विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन भी, फैट का अब्सॉर्प्शन होगा, ब्रेकडाउन होकर के उस टाइम पर ये भी अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो ओनली अब्सॉर्प्शन इन 4 न्यूट्रिएंट्स का, सॉरी, ओनली डाइजेशन इन 4 न्यूट्रिएंट्स का होता है, अब्सॉर्प्शन सभी का होगा। ठीक है, तो इनको स्मॉल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा जाएगा, जबकि ये ऑलरेडी अब्सॉर्बेबल फॉर्म है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तब तक। डन, यस सर। गुड। तो इनको डाइजेशन कैसा होगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो हमें तो इस चैप्टर में ओनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, बट हम ये देखते हैं कि डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर या डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से एनिमल्स में मिलता है, क्योंकि सिस्टम बोल दिया मतलब मेनी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस को। तो ये ओनली एनिमल में हो सकता है, क्योंकि एनिमल में ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम, ये सब एनिमल्स में मिलता है। एनिमल्स में ही डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, फिर डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बना रहे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, सभी एनिमल्स में भी नहीं मिलता, ओके, स्पॉन्जियस में, हाइड्रा में, इनमें सही से नहीं मिलता। हाइड्रा में पहली बार एक सिलेंटेरॉन, हाइड्रा में डाइजेशन के लिए एक कैविटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं सिलेंटेरॉन। ओके, ब्लाइंड एंडेड कैविटी जिसमें वाटर के साथ में फूड आता है और वाटर के साथ में वहां पर वापस से उस सिलेंटेरॉन से वापस चला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, CO2, ठीक है, ऐसे, हाँ, और एक्सक्रेटरी मटेरियल सब एक साथ चले जाते हैं। तो सिलेंट्रॉन ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए काम नहीं कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ में वहां पर मतलब फूड तो लेकर के आ रहा है, उसके साथ में ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है वहां पर, ठीक है, और जाते समय वहां से CO2 भी लेकर के जा रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लेकर के जा रहा है, ठीक है, और साथ में एक्सक्रेटरी मटेरियल भी लेकर के जा रहा है।
ये सिलेंड्रॉन, इसलिए वो ओनली डाइजेस्टिव फंक्शन का नहीं है, उसके साथ में दूसरे भी फंक्शन एसोसिएटेड है। ओके, तो एक तरह की ये क्या है, एक ट्यूब है, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, ब्लाइंड एंडेड मतलब स्टार्ट तो हो रही है लेकिन दूसरा एंड वहां पर ब्लाइंड है मतलब। ओके, तो एक ही ओपनिंग है मतलब ब्लाइंड एंडेड ट्यूब। तो सिलेंट्रेट का मेंबर है इसलिए उसको नाम दिया है सिलेंटेरॉन, क्योंकि एंटेरॉन आगे हम बोलेंगे एंटेरॉन, एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड मतलब, और इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है तो उसके जैसा पार्ट है बस, ट्यूब इंटेस्टाइन जैसे ट्यूब जैसा पार्ट है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। तो एंटेराइटिस या मतलब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को हम बोलते हैं एंटेराइटिस। तो एंटेरॉन या एंटेरिस, तो इससे ये अगर आया तो ये ह्यूमन सिस्टम्स के लिए या ह्यूमन डिसीज के लिए, तो आप वहां पर उसको इंटेस्टाइन से रिलेट करोगे। तो सबसे अच्छा पहली बार जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं बट वो भी इनकम्प्लीट रहेगा, तो वो आता है सबसे पहली बार फ्लैट वर्म्स में, एनिमल्स में फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म जिसका एक मेंबर है जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनरेशन पावर मिलती है, बताओ कौन, जल्दी बताओ। अरे प्लानेरिया, तो प्लानेरिया भी एक प्लेटफॉर्म है, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उसमें केवल माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग है, उसमें सिंगल ओपनिंग, जो माउथ और एनस दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ओके, वही से फूड का इंटेक भी होता है और वही से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिलीज आउट भी किया जाता है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी तो ऐसे ही बता रहा था, लेकिन इसमें CO2, एक्सक्रीटरी मटेरियल, ऑक्सीजन ये सब भी इसमें इन्वॉल्व थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बॉडी वॉल से O2 CO2 का एक्सचेंज होगा और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है। ओके, तो इनको हम फ्लेम सेल्स कहेंगे। तो ये अलग मतलब इनका ये डाइजेशन के लिए अलग से ट्रैक बनाया है इसने, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें माउथ एंड एनस दो सेपरेट ओपनिंग हो। जैसे हम में माउथ अलग है फूड के लिए और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में एनस अलग से हमारे लिए ओपनिंग वहां पर होती है। तो ये स्टार्ट होती है राउंड वर्म, इट मींस एस्केलहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ओके, मतलब इसमें हम भी आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स कॉर्डेट्स में। ओके, तो राउंड वर्म से लेकर, तो राउंड वर्म मतलब एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिडा मतलब अर्थवर्म उसका एग्जांपल, ठीक है। देन आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट हो जाएंगे उनके एग्जांपल, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। में फिर वर्टिब्रेटा आएंगे, वर्टिब्रेट्स में फिर पाइसेस मतलब फिश आएंगी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज मतलब बर्ड्स आएंगे और मैमलिया मतलब मैमल्स, मैमल्स में हम भी आते हैं। तो यहाँ तक के जितने भी सारे मेंबर्स हैं इन सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट क्यों कहा, क्योंकि सिंगल ओपनिंग थी, मतलब माउथ एंड एनस एक ही ओपनिंग को माउथ भी और एनस की तरह भी यूज कर रहा था, जबकि यहाँ पर टू सेपरेट ओपनिंग्स हैं, वन फॉर माउथ एंड अदर फॉर एनस। टू
separate openings. It means mouth, okay, one for mouth, one is represented as mouth, ऐसा लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, and other is represented, other opening is represented as anus. तो फूड का इंटेक अलग जगह से होगा और अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन जो रहेगा, फीकल मटेरियल, फीसस जो रहेगा, वो अलग जगह से निकलेगा बॉडी के बाहर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. ओके, और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं. डन बेटा? Sir, can you explain once again? व्हाट बेटा? कम Sir, अगेन. roundworms. राउंडवर्म्स, इट मींस देखो बेटा क्या होता है ना कि फ्लैटवर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थ्स को हम फ्लैटवर्म बोलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी फ्लैट रहती है, रिबन लाइक फ्लैट रहती है पूरी. डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से वो फ्लैट दिखते हैं. जैसे मेरा ये पाम दिख रहा होगा आपको इधर से, और इधर से अगर मैं करूं तो ये दोनों तरफ से क्या है, फ्लैट. तो उनकी बॉडी ऐसी होती है, इसलिए उनको फ्लैटवर्म बोलते हैं. अब राउंडवर्म, राउंडवर्म मतलब इनकी बॉडी बाहर से राउंड नहीं होती, लेकिन इनको जब हम कट करते हैं, जैसे कोई राउंडवर्म इस, जैसे एस्कैरिस फॉर एग्जांपल, इसकी बॉडी का जब क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन करने पर इनका अंदर की तरफ से बॉडी इनकी ऐसी राउंड दिखती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनको राउंडवर्म्स बोलते हैं. ओके, तो राउंडवर्म्स टू कॉर्डेट्स, राउंडवर्म से लेकर आगे के जितने भी एनिमल्स है इवोल्यूशन में, जिनमें हम भी आ जाएंगे, उन सब में फिर हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टिव कैनाल है, ट्यूब है, उस डाइजेस्टिव कैनाल या ट्यूब में दो अलग अलग ओपनिंग्स मिलना चाहिए. ओके, माउथ एंड एनस. ठीक है, दो सेपरेट ओपनिंग होना चाहिए. माउथ मतलब जहां से फूड का इंटैक होगा, और एनस मतलब जहां से फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट किया जाएगा. नाउ क्लियर बेटा? कोई डाउट? Yes, sir. No. गुड. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा बेटा सबका? स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे फिर. ओके, क्योंकि मेन चैप्टर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर है. लेकिन ये जो हमने आज पढ़ा है, इसके ऊपर एटलीस्ट वन क्वेश्चन 100% बनता है. ओके, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir.